जो अपने सब छात्रों को ज्ञान और कौशल का संवर्धन करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपराजिता मैम। Thank you so much for having me here, ma'am. आदरणीय राजेंद्र परदेशी जी, आप ठाणे महानगर पालिका के शिक्षण विभाग गट क्रमांक 2 और गट क्रमांक 4 के गट प्रमुख हैं। आपके कार्य क्षेत्र में 130 विद्यालय शामिल हैं। आप परीक्षा समिति शिक्षण विभाग के कार्यवाह रहे हैं। आप मध्यवर्ती क्रीड़ा महोत्सव समिति के अध्यक्ष रहे हैं। आपको 2014 में ठाणे महापौर आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र परदेशी सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आदरणीय संतोष दलवी जी, आप ठाणे महानगर पालिका के शिक्षण विभाग गट क्रमांक 3 के गट प्रमुख हैं। आपके कार्य क्षेत्र में 16 महानगर पालिका के विद्यालय, 30 निजी विद्यालय और 45 सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं। आप 2001 से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत CRC क्रमांक 8 का कार्य संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष दलवी सर। आदरणीय किशोर किनी जी, आप ठाणे महानगर पालिका के शिक्षण विभाग गट क्रमांक 1 के गट प्रमुख हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों का समृद्ध अनुभव है और आप पर 77 स्कूलों की जिम्मेदारी है, जिसमें 15 महानगर पालिका की और 62 निजी विद्यालय हैं। आपको ठाणे महानगर पालिका द्वारा आदर्श शिक्षक पुरस्कार, अपंग मैत्री गुणवंत शिक्षक पुरस्कार और सामाजिक प्रबोधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर किनी सर। आदरणीय पी कृष्णा कुमारी जी, आप उद्भव स्कूल की एकेडमिक सलाहकार हैं। आप 18 वर्षों तक नागार्जुन हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रही हैं। आप पिछले 12 वर्षों से सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आपने कक्षा 1 से 5वीं तक की अंग्रेजी, विज्ञान और सोशल स्टडीज की पाठ्य पुस्तकों और 6ठी से 10वीं कक्षा की अंग्रेजी कार्य पुस्तकें लिखी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम। आदरणीय सुलोचना नायर जी, आप भायंदर की सेंट एग्नेस इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आपके स्कूल में 2700 विद्यार्थी और 130 स्टाफ है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों का समृद्ध अनुभव है, जिसमें आपने 25,000 से अधिक छात्र छात्राओं के जीवन को फलीभूत किया है। आपने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड में अपनी सेवाएं दी है। आपने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से स्कूल मैनेजमेंट सीखा है और फिर आप उसी स्कूल में बतौर मैनेजर भी कार्यरत थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुलोचना मैम हिमा फाउंडेशन में। आदरणीय पोटगन JA जी, आप अहमदनगर के श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट की श्रीराम एकेडमी की प्रिंसिपल हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 25 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप श्रीराम एकेडमी में 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पोटगन मैम। थैंक यू मैम। आदरणीय आशा कुलकर्णी जी, आप गीता परिवार के सतारा शहर की अध्यक्षा हैं और आप गीता परिवार के साथ पिछले 30 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। आपने मूक बधिर स्कूल में बतौर शिक्षिका भी सेवाएं दी हैं। आपका गीता अध्ययन और प्रशिक्षण आप दोनों में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हिमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज की एक्टिविटीज कैन एवं अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड के क्रिएटर आदरणीय राजीव भार्गव जी। नमस्ते, वेलकम टू एवरीवन। हिमा फाउंडेशन गुजरात के अध्यक्ष एवं जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आदरणीय श्री वीरेंद्र भाई पांचाल। हेमा फाउंडेशन पूना के अध्यक्ष श्री अतुल सालेग्रे जी। हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में टेक्नोलॉजी के ज्ञान से सभी को परिचित कराने वाली क्लोन फ्यूचरा की CEO प्रिय विदुषी डागा। वेलकम टू हेमा फाउंडेशन।
हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एवं हेम वर्चूज में एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने वाली हम सभी की प्रिय हेतल देसाई। हेमा फाउंडेशन महाराष्ट्र के सह सचिव एवं भारत विकास परिषद घाटकोपर के अध्यक्ष श्री धीरज सोनार। सभी का स्वागत है हेमा फाउंडेशन में। हेमा फाउंडेशन वेस्टर्न फोरम की कोऑर्डिनेटर प्रिय अनुभा डागा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, वेलकम एवरीवन। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील माहेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर। तो ये थे हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण एवं शिक्षाविद। और आइए अब बात करते हैं हम आज के वेबिनार के विषय की। मानवीय मूल्यों को समर्पित संस्कारों के महायज्ञ की इस महायात्रा का हमारा आज का विषय है लाइफ अ मीनिंगफुल प्रीपोजिशन, अर्थात मानव जीवन की सार्थकता। ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है जो कि बहुत ही अनमोल है। हर इंसान का जीवन अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, तो सबके लिए जीवन की सार्थकता के मायने भी अलग होंगे। मेरी सोच में जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब हम पूरे जीवन में कुछ ऐसा काम करें जिस पर हमें तो गर्व हो ही, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी इससे खुश रहे। क्या बात है। कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैं उसके बारे में अपनी राय देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा पाएंगे और उन्हें जीवन मूल्य सिखा पाएंगे। जीवन में अगर आप सक्षम है तो किसी जरूरतमंद की जरूर मदद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें जो खुशी मिलती है वो कभी भी हमें अपने आप को खुश करके नहीं मिल सकती। अच्छी और हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सफलता का यही मूल मंत्र है। और हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आने में है, चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कुछ भी हो। और हमारा ध्येय स्वार्थ का नहीं, सदैव परमार्थ का होना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाता है अपनों का साथ, और हम अपने जीवन में घर, परिवार और हमसे जुड़े हुए लोगों को अगर खुशी दे पाए तो मेरे लिए जीवन की सार्थकता का संपूर्ण मतलब है। हम लोग इंसान हैं और अगर बस इंसानियत भी निभा ले तो मेरे लिए जीवन की सार्थकता भी इसी में है। लेकिन जीवन की सार्थकता को और विस्तृत रूप से हम समझेंगे डॉक्टर नागपाल जी के साथ। और डॉक्टर नागपाल को मैं आमंत्रित करती हूं इस कविता के साथ कि चलो करे परिभाषित जीवन को अपने अपने नजरिए से। क्या है या क्यों है ये करे मंथन कुछ ऐसे ही। कभी लगता है कि ठहराव है ये, करने लेखा जोखा सब एहसासों का। फिर लगता है कि ये है एक कर्म भूमि या जीवन एक नैया है। बढ़ती है हर पल आगे पर लगती है कुछ ठहरी सी। हर पल हर घड़ी कुछ सीखती या सिखाती है कभी। जानवरों को मिली तो बस जी गया, और हम इंसानों को मिली तो कुछ कर गया। अच्छा कभी तो बुरा कभी, बस करता गया। मतलब तो पता नहीं चला पर इस जिंदगी को बेमतलब सा बना गया। और अब इस बेमतलब को एक मतलब देने को, जो बिगड़ा है उसे सृजित करने को, चलो बनाए एक मतलब नया इस जिंदगी का। इंसान को सर्वोत्कृष्ट होने का अभिमान तो रहे, पर इस वरदान का उसे कुछ मान भी रहे। है कर्मों का ये चक्र जिंदगी, तो चलो इसे चक्र ही रहने दे और अपनी महत्वाकांक्षाओं से इसे जटिल ना करें। बच्चों की मासूम सी हंसी सा इसे चलते ही रहने दे। चलो फिर से इस जिंदगी को हम परिभाषित करें और जीवन को हम सार्थक करें।
तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह को। क्या बात है रीता जी, एक्सीलेंट। आई मीन और सुनने को मन कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। I should say this. सबसे पहले तो मैं परम पूज्य बापू जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ और जितने भी विद्वान यहाँ पर हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा जो मैंने सीखा है, देखा है, रिसर्च किया है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विद यू. I have tried to endorse it with some good names or good research, you can say. So my overall proposition here is not to educate or reveal some knowledge. It is all about what I have seen, what I have read, what I have researched. सबसे पहले तो यही शब्द है कि जीवन की सार्थकता. A small caveat here कि मेरा जो आज का डिस्कशन है, I will try to keep it centered with students, children's और academic institutions. Life जैसा अनीता जी ने बताया कि बहुत अच्छे से उनको उसको समराइज किया है. मैं स्टूडेंट एस्पेक्ट में उसके कुछ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च आई वुड लाइक टू प्रेजेंट हियर, जो हुए हैं काफी यूनिवर्सिटीज के द्वारा और कुछ रिसर्च में मैं खुद भी पार्टिसिपेट रहा हूं. तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए. कल जो गणतंत्र दिवस पर हमने देखा, वो हमारी जो पिछली वेबिनार डॉक्टर चीनू ने ली थी, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया था हैप्पीनेस और प्लेजर को. देखिए, जिस तिरंगे के लिए इतने शहीदों ने, इतने देशभक्तों ने अपनी आन बान और शान को आज I'm proud to have a colonel here in this today's webinar. I'm missing my father. कल ही उसी तिरंगे के साथ में मजाक की गई. यही डिफरेंस हो जाता है हैप्पीनेस और प्लेजर का. डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने लास्ट जो वेबिनार थी उसमें एक्सप्लेन किया था परमा को. पॉजिटिव इमोशंस, एंगेजमेंट, फुलफिलमेंट, मीनिंगफुलनेस, ये पांचों चीजों को ही हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं. आज की जो मेरा जो डिस्कशन है, दैट इज ऑल्सो अराउंड इट. सेकेंड पार्ट के अंदर वी विल टॉक अबाउट ऑगमेंटेशन, जो हमारे विजयम मैम वैल्यू को कैसे एकेडमिक्स के साथ में कनेक्ट करते हैं उससे. मैं विदुषी जी, कैन वी स्टार्ट आवर पीपीटी? जब हम शुरुआत में ये वैल्यूज की बात कर रहे थे, सेकंड पेज पर चलते हैं, तो यकीन मानिए हम लोगों को काफी ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा कि वैल्यूज को बाइफर्केट कैसे करें. क्लास फर्स्ट में कौन सा वैल्यू रखें, क्लास सेकंड में कौन सा वैल्यू रखें, क्लास थर्ड में कौन सा वैल्यू रखें, वैल्यूज को ऑगमेंट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे. ओवरऑल जो सोशल रिसर्च से अगर ह्यूमन हैप्पीनेस की बात कही गई है, तो दिस इज बियॉन्ड दीज 8 पैरामीटर्स: काइंडनेस, respect, humility, honesty, hard work, responsibility, loyalty and patience. तब हिमा फाउंडेशन ने एक काफी अच्छी रिसर्च करी. हमने NCF, NCERT और स्टेट बोर्ड के क्यूरिकुलम और उसकी पेडागोजी को पूरा स्टडी किया, एंड आफ्टर दैट वी बाइफर्केटेड वैल्यूज. जैसा आज अनीता जी ने बताया कि 9 वैल्यू के जो ये अगस्त शुरू होकर हम यहाँ पर आए हैं, उसका जो आज 9th वैल्यू है, इनर हार्मनी. सो हाउ वी कैन क्रिएट इनर हार्मनी अमंग्स द चिल्ड्रन, उस पे हम आज बात करते हैं. आगे चलते हैं जी. अभी आप सब जानते हैं बहुत सारे शिक्षाविद यहाँ पर हैं. हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है. आई कैन शेयर इट विद एन एक्सपीरियंस. हिमा फाउंडेशन, आई फील प्राउड टू अनाउंस और शेयर हियर इट अगेन that government of Rajasthan for its value education has signed an agreement with Hema Foundation. राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए हेमा फाउंडेशन वैल्यू एजुकेशन और इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को प्रिपेयर करेगा. जो
क्यूरिकुलम में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन है उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोर एसेंशियल है, दे विल रिड्यूस टू द सब्जेक्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट बेस हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, इंटरैक्टिव क्लासेस, इंटरैक्टिव टीचिंग, टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंस एजुकेशन का बहुत कम हो जाएगा। और जैसा हेमा फाउंडेशन वर्क कर रही है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एंड द वैल्यू इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली यही बात हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को दे विल प्रमोट। So this is very important for all academic institutions to promote education that can really go into the life of children or experiences of children rather than their books and notebooks. ये एक, I should say, it is a watershed moment for our entire education policy. आगे चलते हैं। Second, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रेकमेंड कर रही है वो कर रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अगर स्किल में नहीं आएगी तो वो एजुकेशन के पैरामीटर पर ठीक नहीं होती। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, आपने देखा डॉक्टर रवि म्यूजियम इज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इट, दैट हाउ टू इंटीग्रेट वैल्यूज विद द सब्जेक्ट एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज एंटायरली बेस्ड on the real and the core happiness of the children. This is what they are talking about. They have reduced the burden of bags, they have reduced the burden of books, they have reduced the burden of text. More and more they are talking about how can children live the education. This is a little prelude. और अगर हम इनर हार्मनी की बात बच्चों के साथ में करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स उस एजुकेशन को दे शुड लिव इन देयर लाइफ, देन ऑटोमेटिकली देयर विल बी हैप्पीनेस अमंगस्ट देम। चलते हैं जी आगे। ये जो पूरा का पूरा आज का जो मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, बेसिकली 6 बुक्स मैंने इसमें कंसिडर करी हैं। एक तो द होलीएस्ट बुक गीता से कुछ मैंने अबाउट हैप्पीनेस कुछ एक्सरप्ट्स लिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक डेसमंड टूटू एंड हिज होली दलाई लामा ने लिखी थी, दैट इज द बुक ऑफ जॉय। उसमें से मैंने कुछ रिसर्च को लिया है। एक बुक थी द डेली रिचुअल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें आज तक वर्ल्ड के लगभग 167 रिनाउंड पर्सनालिटीज की एवरीडे लाइफ शेड्यूल को रजिस्टर किया गया। सो फ्रॉम देयर आल्सो आई हैव टेकन सर्टेन हेल्प। और एक अमेरिकन इंडियन है डॉक्टर अतुल गवांडे, ही इज रिटन अ बुक द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक फॉर अस हु आर देयर समवेयर इनटू द डिसीजन मेकर्स। आगे चलते हैं। 2 बुक मैंने और कंसिडर करी है। एक आप इतने लर्नड लोग आज यहाँ पर हैं तो मुझे ये कहने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना होगा या सुना होगा। डॉक्टर युवाल नोआ हरारी, द राइटर ऑफ द सैपियंस, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, एंड केन रॉबिन्सन जिन्होंने बुक लिखी थी द क्रिएटिव स्कूल। बेस्ड ऑन दी 6 बुक्स एंड सर्टेन रिसर्च इज अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। मैं चलता हूं आगे। सबसे पहली बात जो बच्चों के अंदर एकेडमिक सक्सेस की ये सारे के सारे राइटर्स और रिसर्च करती है, वो करती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट अगर हम स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर सकें तो। गीता के 2nd अध्याय का 70th श्लोक, 18th अध्याय का 36 श्लोक एग्जैक्टली इसी बात को करता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हम लोगों की लैंग्वेज में अगर उसे समझ सके तो वो है इंस्टेंट रेसिप्रोकेशन, और थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में इसको हम समझ सके वो है पेशेंस। अगर एक एजुकेशन सिस्टम, अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चिल्ड्रंस के अंदर ये हैबिट इनकलकेट कर जाती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, then 100% the success is multiplied.
ये स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च थी। फॉर द 40 years उन लोगों ने इस रिसर्च को 40 साल तक रन किया। दे स्टार्टेड इट ऑन द चिल्ड्रंस ऑफ अराउंड 4 years। क्या उन्होंने किया इस रिसर्च में? चिल्ड्रंस को एक रूम में बिठाकर और एक बहुत ही ज्यूसी, the people who are coming from the field of psychology must be knowing about it very well, that is marshmallow effect, marshmallow test। बच्चों को वहां एक रूम में बिठाकर और उनको एक बहुत ही ज्यूसी डिश दिया और उनको कहा कि ये आप खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट्स तक आप इसे वेट कर सकते हैं तो आपको 2 मिलेंगी। एक छोटा सा वीडियो है, देखते हैं द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिसर्च पेपर। ओके, सो दिस वाज द रिसर्च, delayed gratification। Now what happened in this research? I'll tell you, around 30% children received 2 marshmallows। अगर हम लोग अपने कंसर्न में इस बात को देखना चाहें तो जिन लोगों को पानी पूरी पसंद है वो समझ सकते हैं कि एक पानी पूरी रख दी जाए और उसके वेट करने के लिए कहा जाए। इट इज समथिंग लाइक दैट। एनीवे, व्हाटएवर कुड बी द चॉइस, द चिल्ड्रंस हु हैड द पेशेंस फॉर 15 minutes आफ्टर 24 years उनको वापस से देखा गया। एंड द SAT स्कोर, द अमेरिकन एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर, समवेयर अराउंड 35% हायर स्कोर उन चिल्ड्रंस के थे जिन्होंने वेट किया। So this is a very important habit or very important ability. If generated among the children, they will remain happy because that is directly attributed to the success. Now, if there are some students listening this is very very important। हम हमारे aspect में भी immediate reciprocation से अगर बच जाएंगे, I think we'll be able to maintain our own equanimity for a long period of time। अब जो दूसरा एस्पेक्ट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आता है वो आता है कि पार्टिसिपेशन इन करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। मैंने अक्सर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में देखा है कि these are all considered 3 different categories of education। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अलग हैं, एंड द करिकुलर एकेडमिक एक्टिविटीज अलग हैं। Recent recommendations of NEP that clearly denounces this theory। In fact, वो ये कहते हैं कि limiting the difference of these 3 categories will be very very important। जो नेक्स्ट में रिसर्च आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो भी यही एंडोर्स करती है कि जिन स्टूडेंट्स ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उनका सक्सेस रेट इवन इनटू द एकेडमिक अचीवमेंट वाज हायर, एंड इट वाज हायर बाय 16% और 17%, which is not a marginal difference। 16-17% is a big difference। जबकि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो एक वैसे आजकल काफी अवेयरनेस है, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आल्सो प्रमोटिंग दीज एक्टिविटीज, बट ultimately the stretching of the brain happens during these activities। What that research say, we'll go to that विदुषी अपनी पीपीटी पे चलते आगे चलते, ये सेट का मैंने बताया। दिस इज व्हाट, जो स्टूडेंट्स जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनका फाइनल ग्रेड पॉइंट एवरेज हायर होता है, कम नहीं होता। So you always increase the happiness content of the children। We all know the children love sports classes। Only thing we have to do is we have to integrate that sport activity with their academics। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में हेमा फाउंडेशन ने काफी वर्क किया और हमने एक ऐसा कंटेंट डेवलप किया कि that becomes a part of academic activity, that becomes a part of sports activity। So we need an integration of academic part, curricular part, co-curricular part, and sports activity part।
अगर हम ऐसा कर पाते हैं, for 100% sure we will have the academic success achieved. मैंने देखा है स्कूल्स के अंदर जब असेंबली पीरियड होता है या असेंबली टाइम होता है, अगर असेंबली टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए तो कुछ बच्चे फेंट होने लगते हैं. The physical robustness is not amongst the children. और misconception क्या है? Sports is not a relevant aspect. In the long run success, in the long run happiness, बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को इंटीग्रेट करें. जितने भी लोग यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से हैं, I assure you this is in proven research. Sports activities, academic activities, curricular activities का integration will always increase the grade point performance by 0.32. That means it will definitely increase in certain percentages. Next, जो बात आती है हमारे, थोड़ी देर बाद में दिखाते हैं इसको. नेक्स्ट जो बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में आती है वो आती है क्रिएटिविटी को लेकर. आजकल बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं कि आजकल क्रिएटिविटी होनी चाहिए. अब इस क्रिएटिविटी को हम लोग करेंगे कैसे? आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज की acceptance of creativity is higher into the academic institutions. In fact, अगर आजकल के जितने भी हम जो पोर्टल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया नेटवर्क पोर्टल्स हैं, they all are the product of creativity. हमारे जितनी भी रिसर्च, इनोवेशंस और डिस्कवरीज हैं, those are also creativities. क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है कि which can contribute to the social cause or the human civilization's cause. कुछ नया बनाना. अब ये बनेगा कैसे? कैन रॉबिन्सन, जिनकी मैंने एक बुक का मेंशन यहाँ पे किया है, I studied him thoroughly and he clearly tells कि creativity can be envisaged into an academic system when a system is inquiry based rather than instruction based. It means the classroom is directed by the students' queries rather than teachers' opinions or teachers' instruction. He clearly says, और कितना बड़ा एक छोटा सा statement है, but it is a very big proposition in terms of education is concerned. He says, creativity has an equal proposition with literacy. You are being literate is not sufficient unless you are creative. This much of the level of discussions is going on into the academic institutions, even in the national education policy also. Now, what to do to remain creative? हम क्या करें ऐसा? How can we inculcate the creative activities? Research ये कहता है कि education in experience की अब जब बात करने लगेंगे तो definitely creativity आएगा. जब education outside the classroom जाएगा तब definitely creativity आएगा. आगे चलते हैं. There was a research conducted कि टॉप ग्लोबल लीडरशिप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लीडरशिप के लिए था, that was creativity. You may be having the global thinking, integrity, influence, and all. In fact, academic part was little low, but to run a world, to run a global show, you need to be creative. क्योंकि आज के टाइम में जो चीजें बदल रही हैं, बहुत रैपिडली बदल रही हैं. It is the transformation of human civilization is very, very rapid. In fact, आज के टाइम में we are producing the number of graduates that has not been produced in the last millennia. This is the level of the change our human civilization is having. आप देखिए 19th March को the lockdown is declared in this country, and the 20th March the humanity shifted on the virtual mode. आज हम we are exactly at 5 PM. हम लोग we were with each other. ट्रैफिक का भी बहाना नहीं चल सकता, लेट होने का भी बहाना नहीं चल सकता, फ्लाइट लेट हो गई, पहुंच नहीं पाए. Those all are useless now. So we need to deliver, and society transformed into it. So it is very, very important that our classrooms are needed to be creative. We need to literally alter our
एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमें इंक्यूजिटिवनेस पर आना पड़ेगा. Then for sure the academic performances will increase. And एक स्टूडेंट्स के लिए तो हैप्पीनेस वही है जी. ओवरऑल हैप्पीनेस अगर एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज द ओनली हैप्पीनेस व्हिच कैन रियली गिव देम एन एटर्नल पीस, eternal happiness. I'll again can reiterate here about the pleasure and happiness. So pleasure can be a short term, but happiness is the long term. And if you're talking about long term, you ask a soldier the pleasure or the happiness he gains by serving for his country. Next, जो important aspect academic institutions में बहुत important है, that is perseverance, consistency. और ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मेरा माय थिंकिंग सेज कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या हमारे लाइफ में हमें शुरू करना बहुत सिखाया जाता है, लेट्स डू इट. फिनिश करना बहुत कम सिखाया जाता है. अकम्प्लिशमेंट इज वेरी लेस. हम ये भी कर लेते हैं. और नॉर्मली बहुत सारी मैं आई लव रीडिंग, तो आई ऑफन ट्राई टू कन्विंस पीपल फॉर रीडिंग. तो बहुत जल्दी वो इन्फ्लुएंस होकर बुक्स परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन शुरू के 5 पन्ने के बाद वो बुक उनको तलाशती रहती है. यही काम और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम बहुत सारा काम शुरू कर लेते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू अकम्प्लिश इट. हम उसे फिनिश नहीं कर पाते. व्हाई वी डू नॉट डू इट? बिकॉज वी लूज द कंसिस्टेंसी, वी लैक द कंसिस्टेंसी. हमारा परसिवरेंस पार्ट बहुत पुअर होता है. हमारे स्टूडेंट के साथ में भी ये होता है. हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में परसिवरेंस नहीं हो पाता है, और नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट्स चीजों को छोड़ते हुए चले जाते हैं. एंड अल्टीमेटली उन लोगों के अंदर द हैबिट ऑफ रेजिलियंस नहीं आ पाती. आई एम हैविंग a decorated soldier with me, and he would definitely agree with me that this country had been under the clutches of the foreigners just because we were not resilient. आज अगर हमारी कंट्री को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है 21st सेंचुरी के अंदर, that is being the resilient. You should raise your voice. That is missing from our society, and that comes only when we have that perseverance amongst the children, when we have consistency. और एक बार उनको आदत अगर लग जाती है accomplish करने की, believe me, they'll always do it. Promote them to finish rather than to begin. मैं तो ये कहता हूं कि organizational institutions के अंदर there should be certain activities started that this fellow was able to accomplish this much of activities. बहुत सारी हम शुरू कर लेते हैं, खत्म कितनी करें. रिसर्च क्या कहती है, देखिए हम आगे चलते हैं. रिसर्च ये कहती है कि जिन स्टूडेंट के पास में ये एबिलिटी है academic aspect के अंदर, I have taken the 3 subjects research. Reading means literature part आप ले सकते हैं, mathematics and science दोनों part ले सकते हैं. In all 3 subjects, it is somewhere around 20 to 25% jump. अगर आज के आप लास्ट ईयर का IIT का रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो maximum number of students who could not qualify was less than 1 or 2. Their percentage will be highest than who could score very less. And अगर educational institutes, अगर हमारा academia children's के अंदर ये वर्क करना शुरू कर दे, how many activities accomplished, how many works finished, then I'm 100% sure academic success will be there at the doors of children. I'm 1000% sure the happiness, the inner harmony of the children will be very, very high. And at the end of the day, that harmony will be expressed in our life, in society. Now, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आजकल हमारा पूरा एकेडेमिया छोड़ता चला जा रहा है. इनफैक्ट एक बहुत बड़े कवि ने यहां तक कहा है कि हम जिस आवारा पूंजीवाद की चपेट में आ गए हैं, वी आर स्टक विद एन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पर वी आर लूजिंग आवर फेथ. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आ गया है कि क्या हमारे फेथ का एकेडमिक अचीवमेंट से हमारे फेथ कुछ भी हो सकता है. यहाँ मैं
I'm not at all endorsing the ritualistic aspect of faith. I'm trying to talk about the children's belief in their faith. Normally, हमारी families के अंदर the students are going away, हमारा educational institutes are also going away. तो क्या abundance of the faith has a relationship with the academic success? Normally हम देखते हैं कि during examinations and this all, आजकल पढ़ाई ज़्यादा है, आजकल we will not go to the temple or will not go for the कुछ चीजों को हम छोड़ देते हैं. बट जब मैंने भी इस रिसर्च को देखा तो मैं ट्वाइस नहीं थ्राइस नहीं many times I read it out कि is it really right? Then I literally had to speak to one of the researchers. फिर मैंने उनसे पूरा का पूरा समझा and I was not surprised, not shocked. I was very, very happy कि faith also has an important role in academic achievements of the children. आगे चलते हैं विदुषी जी. और ये देखिए आप, अगर faith का abundance children's में रहता है, तो dollars, it is income and academic average, grade point average is also highest. अगर आप देखेंगे, ये abiders में सबसे ज़्यादा है. The assenters में कम है, adapters में कम है, avoiders में कम है. तो हमारे educational institutes अगर इस abilities या फिर इस virtue पर work करते हैं, they do not try to take them away from their faith, rather help them remain in their faith and educate them to respect their faith in the true secular terms. This is the result before you. The students' academic achievements are going to be always higher. अब देखिए कितना जब मैंने जब देखा था तो मुझे भी लगा था कि is it right? But believe me, I personally spoke to the researchers and they endorsed it and they shared their entire research, their every data. If it is required by anybody here, I'll be happy to share it with them. So this is a real harmony. This is the real inner harmony. This is a real peace. और एक academic institutions के लिए real peace होती है the happiness on the face of children, the cheerfulness on the face of children, the happy life of the children, the happy society. Delayed gratification बहुत simple सी बात है. Creativity बहुत simple सी बात है. Sports activities, curricular part में, this is very simple. Then it is the faith. These important research suggests us कि हमारा approach of academia होना क्या चाहिए. हमारा national education policy again and again is talking about it. Education and experience. Accelerated learning part and the value integration part, what HEMA Foundation is doing, 100% is on the basis of it. हम बिल्कुल टैक्स का रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देते हैं. Only and only the education in life of children. Now एक बहुत important बात आती है कि इन चीजों को करवाएं कैसे. ठीक है, these are the researches and these are the recommendations how to do it. What are the parameters then that can be kept in the minds by the educators कि ये चीजें करा कैसे सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है जी. किसी भी हालत में जो हमारा प्रेजेंट वे ऑफ एकेडेमिया है, दैट इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड अगर है, तो हम इसे नहीं करा पाएंगे. हमें उसको फ्रॉम इंस्ट्रक्शन टू इंक्वायरी पर लाना पड़ेगा. वो कैसे होगा? यू हैव टू फ्लिप फ्लॉप द क्लासरूम सिस्टम. वो कैसे करना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टार्ट विद इंक्विजिटिवनेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे चलते हैं विदुषी जी. 3 बेसिक इश्यूज, 3 बेसिक एस्पेक्ट्स इसके अंदर है. एक बहुत ही हेल्ड राइटर है डेनियल पिंक, उन्होंने एक बुक लिखी थी. उस बुक में आर्ट ऑफ परसुएशन था कि व्हाट आर द मोटिवेशनल ड्राइव्स. इंसान किन चीजों से काम करता है या फिर व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स टू द ह्यूमैनिटी. और मैंने जब उसको स्टूडेंट एस्पेक्ट में पढ़ने का कोशिश किया, when I tried to find it in terms of students aspect, believe me, मैंने उसमें से 3 चीजें निकाली. अगर ये 3 चीजों पर हम वर्क करते हैं, then 100% yes, हम वो 4-5 रिसर्च जो हमने एंडोर्स करी वो
उस पर वो हम अवेल कर पाते हैं. द फर्स्ट थिंग ही सेड, द ऑटोनॉमी. आपको स्टूडेंट्स को एक ऑटोनॉमी देना पड़ेगा. You cannot really keep them confined in the detailed instructions. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से सब एक जैसे निकल रहे हैं. We need to give them autonomy. You know Zuckerberg, you know Bill Gates, you know these all people. They are dropped outs. They were not the part of the system. I'm not asking we should promote the maximum number of dropouts, because national education policy में ये भी है to bring back the dropouts back into the system. So autonomy, you need to provide an autonomy to the children. And second, they talk about mastery by means of fairness. अभी देखिए, मैं किसी से बात कर रहा था, he is an advocate, so I was asking him कि what is the secret of being a very good advocate? So being an academician, I was expecting कि वो मुझे आंसर देंगे, the good knowledge of constitution, undebatable ability and communication, ये वो. उन्होंने मुझे बहुत बहुत छोटे से सिंपल शब्दों में मेरे को the definition being a smart advocate बताई. उनकी जो definition थी वो थी act, fact और tact. So I was little abashed. I said, come again. Then he again reiterated it. अगर हमने ये एजुकेशन सिस्टम में करने की कोशिश करी तो फिर मास्टरी नहीं आ पाएगी. आप यू मे रिमेन कंफ्यूज्ड विद camouflaged words of success. You have to bring mastery with success. Autonomy we have to provide to the children's, the mastery with fairness, and third था हमारा जो एजुकेशन में हम कहते हैं this is what you have to study, this is what you have to learn. Only thing, why do you have to learn? अगर हम इतना बता दें, what is the purpose of education? What is the purpose of any content which is being taught? मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. जब हम राजस्थान गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे थे, तो we had somewhere around 13 different directors of the education department. उनमें से specifically 9 people have raised one demand कि सर एजुकेशन एप्लीकेबिलिटी पर हेमा फाउंडेशन क्या कर सकता है हमारे स्टेट के लिए. एप्लीकेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इट. आप सब जानते हैं, हर बच्चे को मालूम है फास्ट फूड कम खाना चाहिए. आप सब जानते हैं, हर बच्चे को मालूम है टीवी कम देखना चाहिए. Every child knows what is the meaning of love, truth, non-violence, patriotism, harmony. Every child knows. But abundance नहीं है. वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि the purpose में हम लोग मिस कर जाते हैं. The purpose we deliver to the children, वो हम मिस कर जाते हैं. I would recommend these all 6-7 books. And मैं जब आज हमारे I should say the path guider महेंद्र जी काबरा से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ. उन्होंने मुझे कहा कि आप you have a liberty to announce in the webinar कि अगर कोई स्कूल हेम वर्च्यूज की इन एक्टिविटीज पर पार्टिसिपेट करता है तो we will send them these books. And I think I can assure you from this platform, these all are magnum corpus of the academic field. अगर आप पढ़ेंगे 100% you will appreciate. जो research थी, that research papers I can share with you. These are the 3 basic aspect you can keep in your mind. वो हम सारी values को inculcate कर सकते हैं. Delayed gratification पर हमें work करना चाहिए, creativity पर हमें work करना चाहिए, हमें perseverance पर work करना चाहिए, हमें creativity, इन सारी चीजों पर work करने के लिए we have to have a structure जो students को autonomy देता है, उनको fairness mastery provide करवाता है और उनको एक detailed purpose देता है. अगर ऐसा होगा तो for 1000% sure हम happiness और pleasure जो लास्ट वेबिनार का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था उसको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम से जोड़ते हुए वैल्यू एगमेंटेशन जो हमारी नेक्स्ट वेबिनार होने वाली है, वी विल बी एबल टू एड इट, एंड दिस विल बी द रियल हार्मनी ऑफ द सोसाइटी. दिस विल रियली मेक चिल्ड्रंस हैप्पी. सो आई कैन गो ऑन द लास्ट स्लाइड.
विद अ स्मॉल वर्ड कि खुशियां सिर्फ और सिर्फ बांटने से बढ़ेंगी, लेने से नहीं बढ़ेंगी। मेरी इतनी नॉलेज थी जिसे मैं आपके साथ शेयर करके अच्छा लगा मुझे। सो नाइस ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नागपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। अब आप सभी के लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण सूचना है कि हम हेम मंथन एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं 10 फरवरी से, जिसमें हमारे जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं, हमारे जितने भी शिक्षाविद हैं, वो एक पैनल के रूप में रहेंगे और सभी को हर वेबिनार में मंथन के पहले विषय जो है हम पहले से दे दिए जाएंगे और आप सभी अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने विषय चुन सकते हैं। और अपने विचारों के मंथन हेतु मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। उसके पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल को कि इस कार्यक्रम को कृपया थोड़ा और विस्तृत रूप से आप सभी के समक्ष रखें। हेम मंथन। नमस्कार सभी को। और जैसे अनीता जी का आदेश है, हेम मंथन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अभी तक जो हम वेबिनार्स कर रहे थे वेडनेसडे को 5 से 6 के बीच में, इसमें हमारा जो विषय था मूल्यों को लेकर, वो पहले से चुनाव किए हुए मूल्य थे और एक एक मूवी को लेकर हमने इसके ऊपर वेबिनार्स दिए। इसकी सीरीज में पहले एक वेबिनार में मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बताती थी, फिर डॉक्टर नागपाल सिंह उसी वैल्यू को एएलपी से जोड़ते थे और फिर डॉक्टर विजय मैम तीसरे वेबिनार में उसी वैल्यू को एकेडमिक इंटीग्रेशन से जोड़ती थी। ऐसे करते करते हम 9th वैल्यू पर पहुंच चुके हैं और आज डॉक्टर नागपाल के वेबिनार के बाद अब 9th वैल्यू का जो तीसरा अंतिम चरण है वो अगले वेडनेसडे को डॉक्टर विजय मैम करेंगे। इसके बाद से उसके अगले बुधवार से 10th फरवरी से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करें जिसका नाम होगा हेम मंथन। मंथन मतलब डेलिबरेशन, डिस्कशन ऑन वैल्यूज, but now we will not be speaking. Now we will be here to learn from all the educationists and eminent speakers and panelists who have been a part of our webinars since the last so many months. जुलाई से लेकर अब तक जो चीफ गेस्ट के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, ऑनरेबल इनवाइटीज के रूप में हम लोगों के साथ जुड़े हैं एजुकेशनिस्ट, अब हम उनसे सीखना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, इसमें हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है वो पहले से ही निर्धारित कर लिए हैं और हर बुधवार को इस तरह से टॉपिक्स होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, 10th फरवरी को जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। उसके बाद 17th फरवरी को होगा जुडिशियस यूज ऑफ सोशल मीडिया। तीसरा टॉपिक होगा 24th फरवरी को एनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन, जो आज डॉक्टर नागपाल सिंह ने अपने वेबिनार में इसके ऊपर प्रकाश डाला है और क्रिएटिव थिंकिंग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। एनहांसिंग सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट, ये हम लेंगे 3rd मार्च को। उसके बाद मेकिंग चिल्ड्रन अवेयर अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड हजार्ड्स, ये हम लेंगे 10th मार्च को। जो भी शिक्षाविद हम लोगों से जुड़े हैं पिछले महीनों में, आपकी रुचि का कोई भी टॉपिक आप इसमें से चूज कर सकते हैं और आप हमें अपना नाम प्रपोज कर सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पैनलिस्ट बनना चाहूंगा। 1 घंटे का ये वेबिनार हुआ करेगा 5 से 6। इसमें हम में से, हेमा फाउंडेशन टीम में से कोई एक इस डिस्कशन को मॉडरेट करेगा। आप में से कोई एक कीनोट स्पीकर रहेगा जो पहले 10 या 15 मिनट अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन द्वारा इस टॉपिक को इलैबोरेट करेगा और बाद में जो 10 पैनलिस्ट रहेंगे वो अपना अपना इनपुट इस टॉपिक के ऊपर दिया करेंगे।
ये हेम मंथन सीरीज हमारे अपने स्वार्थ के लिए बनाई गई सीरीज है। अब हम आप लोगों से सीखना चाहते हैं, तो आप सभी का हेम मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपेक्षित कर रहे हैं कि आप बहुत ही उत्साह से, जैसे अभी तक आपने हमारे वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया, वैसे आगे भी आप पार्टिसिपेट करें। नमस्कार। थैंक यू सो मच चीनू मैम। आगे बढ़ते हैं। हेम वर्चुअस और लर्निंग रेवोल्यूशन में जिन बच्चों ने पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और उन्हें कंप्लीट किया, ऐसे ही 5 बच्चों को हम हमेशा हर वेबिनार में प्रोत्साहित करते आए हैं। और आज के सिलेक्टेड 5 बच्चों के नाम इस प्रकार हैं। सृष्टि महेंद्र चौहान, 6th स्टैंडर्ड, नागरिक विद्यालय परिषद, निवारा विद्यालय, मुंबई। एड्रियन अग्रवाल, 10th स्टैंडर्ड, रामरत्ना इंटरनेशनल स्कूल, भाईंदर थाने, मुंबई। गार्गी शर्मा, 7th स्टैंडर्ड, MKES इंग्लिश स्कूल, मलाड, मुंबई। हरिये सोनार, 9th स्टैंडर्ड, ST मेहता स्कूल, घाटकोपर, मुंबई। मानसी मुरारीलाल सोनार, 9th स्टैंडर्ड, अब्दुल कलाम हाई स्कूल, मुंबई। और अब मैं इनवाइट करती हूँ एड्रियन अग्रवाल को कि आपको हेम वर्चुअस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। एड्रियन। Namaste everyone. I नमस्ते am बेटा। Adrian Agrawal, studying in Ramratna International School. I have been practicing on hem virtues for about a month now. I got to know about this fabulous website from my school teacher, Hina ma'am. On each topic, there are several educational videos, and following them are some MCQs. Videos are immensely interactive, and attempting these MCQs was again fun for me. These videos polished my values and enhanced my understanding of virtues like fearless, cleanliness, hope, and many more. Another part of this topic is the practicals, which give us chance to attempt several crosswords, puzzles, jumbled words, etc. What I like the most about this website is that I can finish the week topic at my own pace and do as many practical activities as I like. This website teaches us loads of values in a very intriguing manner. A very big thank you to our principal, Jaya Pare ma'am, for including such an amazing website in our school curriculum. Thank you to all the dignitaries for encouraging my participation. Thank you. Have a great day ahead. थैंक यू सो मच। जय हिंद बेटा। थैंक यू सो मच एड्रियन। और मैं अब इनवाइट करती हूँ हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर विजयम रवि मैम को कि वो हमारे इन सिलेक्टेड विजेता बच्चों को प्रोत्साहित करें, गाइड करें। विजयम रवि मैम। Namaste. Congratulations to each one of you, my very beloved students. And congrats to the teachers, congrats to the principals who encouraged them. We are extremely happy on behalf of HEMA Foundation to congratulate you and give you this opportunity to participate. And a big hug to all of you. Adrian, you did really well. You know, you were so cute, so beautifully explaining everything. And I'm so glad. And please do say thanks to your Hina madam and your principal Jaya madam, okay? They encouraged you. But the most important thing is that students like you, the other students as well, I don't remember their full name, but all the other students have all participated. You've all done really, really well. And the most important thing that we take it as a pride on our own self is that you have found little time in spite of all these distractions here and there, school, exams and all that. You still found time
to go into the website, see the movie, do all the MCQs, and attempt all the programs, and very creatively doing your work. That is really, really splendid. And congratulations to you. You know one thing, it is always a very rare opportunity that people like us get to congratulate people. And we take it in the real spirit, and a big congratulations to you. And you've all heard Dr. Nagpal today. He was talking to you quite a few very important aspects. And one or two things what he said was, what was that? Creativity, isn't it? And that creativity opportunity is what Hem Virtues is giving you. Second one, he was talking about perseverance. Perseverance is never let go of anything. Do attempt that. And also resilience. He was talking about resilience as well. So you students have to take it up seriously, all these activities in a very sincere way, and then do spread it to all the other friends of yours. Okay? God bless you all. Thank you so much. थैंक यू विजय मैम। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर प्रकाश मोगे जी को। आप मोगे एजुकेशनल कंसल्टेंसी के सलाहकार हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। आप शिक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से नवीन शिक्षण उत्पादों, पाठ्यक्रमों और सेवाओं को पेश करने के लिए प्रगतिशील शिक्षण संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं। आपने शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम टीचर प्लस की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आप 1 लाख शिक्षकों को जोड़कर अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। आपने बियॉन्ड अबैकस कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें आप गणित के शिक्षण को रोचक और जीवन से संबंधित बनाने के लिए सभी स्टेक होल्डर के लिए पाठ्यक्रम, उत्पाद और सेवाएं तैयार करना चाहते हैं। आपने नए शब्दों, वाक्यांशों के आविष्कार के माध्यम से अंग्रेजी की लेक्सिकोग्राफी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो अंग्रेजी शब्दकोश और भाषा साहित्य पर अंतरराष्ट्रीय कार्यों का हिस्सा है। आपकी वर्तमान रुचि मेहनती और सक्षम स्कूल शिक्षकों को सशक्त करना है, जिससे कि वे पूरी दुनिया के लिए तैयार हो सके और टीचिंग को अ करियर फॉर चॉइस बना सके। साथ ही नियमित रूप से स्कूल की कक्षाओं में गणित को अधिक से अधिक दिलचस्प बना सके। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते सर, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड डॉक्टर प्रकाश मोगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता से शुरुआत की कार्यक्रम की, और डॉक्टर सिंह ने बहुत ही एक ऐसा तार छेड़ा है क्रिएटिविटी का, जो कि मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था। 1997 में जी पीएचडी अवार्ड हुआ है, और मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से, करीब 36 साल से। थैंक यू सो मच सर। समय में रहते हुए 2 महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को जो हम देखते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक तो ये है कि ईच पर्सन, मतलब मैं, आप सभी दुनिया में जितने लोग हैं, ईच पर्सन इज ए डिजाइनर क्रिएटेड बाय द गॉड। हर एक कोई एक डिजाइनर एंटिटी है। मुझे दूसरे का क्लोन नहीं बनना है, मुझे दूसरे जैसा नहीं बनना है, मुझे दूसरे जैसा व्यवहार नहीं करना है, मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है। ये अगर हम एडल्ट्स को भी समझ में आ गई तो हम बहुत हद तक एक अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और साथ ही फिर ऑब्वियसली हम वो जो हमारी अच्छी आदत है वो हम बच्चों में भी डालेंगे कि ये बच्चा ये है, ये बच्चा ये है, ये बच्चा उसके जैसा नहीं बनेगा, वो उसके जैसा नहीं बनेगा, जिसमें कि अधिकतर समय पेरेंट्स का भी जाता है, हस्बैंड वाइफ का भी आपस में जाता है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, उस पड़ोसी ने ये ले लिया, उसने वो। सो ईच इंडिविजुअल इज ए डिजाइनर एंटिटी। ये हम अगर समझ सकें तो ये बहुत बड़ा कृपा होगी हमारे स्वयं के ऊपर पहले तो, और दूसरा अड़ोस पड़ोस पे, एक दूसरे के स्पाउस पे, बच्चों पे, सब पे हम बहुत बड़ी कृपा करेंगे अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम समझ सके कि हर इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अलग ईश्वर की कृति है। वो जो भगवान दुनिया बना सकता है, चांद तारे बना सकता है, तो आप सबको एक जैसा भी बना सकता है। उसने इसीलिए आपको आपका टच दिया, आपका टेक्सचर दिया, आपकी वॉइस दी,
आपका स्किन टोन दिया, तो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये हम बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा, जैसे मैथमेटिक्स हम पढ़ाते हैं तो मैथमेटिक्स में इनवेरिएबली बच्चे सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज से रहते हैं कि तुम्हारे भाई कितना अच्छा है, तुम्हारे ये हाल क्यों है, उसको देखो कितने स्कोर आ रहा है तुम्हारे, ये दिस इज अ किलिंग। ये बच्चों को सीधा सीधा गला काटने जैसा काम है, क्योंकि वो बच्चा वो है, आपका बच्चा आपका बच्चा है। आपको भी ऑफिस में अगर बॉस दो जनों से कंपेयर करे तो आपको कितना बुरा लगता है कि मैं हूँ वो है, लेकिन हम बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचते। ये एक बहुत बड़ी मानसिक शांति आप बच्चों को दोगे, अपने जीवन में दोगे, अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति थोड़े से कॉन्शियस हो जाओ कि हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, हर व्यक्ति अपने आप में एक ईश्वर की कृति है, अनुपम कृति है, तो ये उसके जैसा नहीं हो सकता है और वो उसके जैसा नहीं हो सकता। दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल, आई वुड लाइक टू से। दूसरी रिसेंट रिसर्च है, रिसेंट मतलब फिर भी 20 साल से तो चली रही है। ओवर गार्डनर एक रिसर्च की है जिसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इस पे भी बहुत काम हो रहा है। मतलब कि जैसे हम मानते हैं कि हम बहुत पढ़ लिख लिए, मैं पीएचडी हो गया, मुझे लगता है मैं बहुत पढ़ लिया, लेकिन क्या मैं लता जी जैसा गा सकता हूँ जो कभी स्कूल नहीं गई? क्या मैं AR रहमान जैसी म्यूजिक दे सकता हूँ, या मैं मेसी जैसा फुटबॉल खेल सकता हूँ जिनको स्कूल की इस दिशा में ये नहीं पता है? तो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस डिफाइन की। एनेस्थेटिक मतलब स्पोर्ट्स की, एकेडमिक तो हम सब पीछे पड़े ही रहते हैं एक दूसरे के एकेडमिक करने के लिए। उसके बाद में उन्होंने कहा इंटरपर्सनल, ऐसे बड़े बड़े व्यापारी आपको मिलेंगे, बड़े बड़े सेनाध्यक्ष मिलेंगे जो कभी किसी स्कूल नहीं गए या कम पढ़े हैं, लेकिन वो व्यापार करने में बहुत अच्छे हैं, और या बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइज चलाते हैं, उनको बहुत आराम से चलाते हैं क्योंकि देयर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज टू गुड। यहाँ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के लिए जैसे बुद्ध भगवान है, वो एक झाड़ के पास बैठ गए, 12 साल बैठे थे एक ही जगह पे, तो वो उनकी अंदर ही वो इतनी इंटेलिजेंस उन्होंने इकट्ठा कर लिया। बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, नीड टू आइडेंटिफाई कि बच्चे की इंटेलिजेंस कौन सी है और किस तरह की है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लाइफ में हमको समझना होगा कि स्टूडेंट किस तरह का है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है और उसकी किस कैपेसिटी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रहेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, 8 एस्पेक्ट्स हैं इंटेलिजेंस के, लेकिन चूंकि एक समय मुझे दिया गया है तो उसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा। और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोई भी ये चाहते हैं, मेरे पास काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके बने हुए हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट, एसोसिएट। मैं एक ब्लॉग भी लिखता हूँ मैथमेटिक्स ऑन लाइफ करके, उसमें भी हम रेगुलरली रोज मैं एक टॉपिक लेता हूँ, जैसे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग है या ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जैसे हमने 12 वीडियोस बनाए हैं विच आर कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और जो मेरे ख्याल से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम टीचर्स के लिए बना सकते हैं, छोटा सा 2-2 मिनट के ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा आप चाहें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। और मेरा एक जिंदगी का एम है कि अगर दो लोगों में अगर हम कंपैरिजन करें, एक अल्फ्रेड नोबल करके एक थे जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है, मतलब उनके बनाए हुए जो डायनामाइट बिके, वो जो डायनामाइट दुनिया में बिके, वर्ल्ड वार हुए, उसके पैसे के ब्याज से नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, डायनामाइट के जो पैसा कमाई हुआ उसके ब्याज से। तो एक वो फिलॉसफी है, और दूसरी फिलॉसफी है मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी ने जिंदगी में कभी कॉपीराइट और रॉयल्टी वगैरह में भरोसा नहीं किया, जबकि उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया, जिससे सारे एक्सरे सारे दुनिया के सारे एटॉमिक एनर्जी का कांसेप्ट है। तो आई एम मोर ऑफ द मैडम क्यूरी टाइप, आई डोंट बिलीव इन कॉपीराइट एंड ऑल दिस थिंग। जिसको जो यूज करना है आप यूज कीजिए आराम से, and but let the children be happy and let ourselves be happy first of all. That I would like to say. Thank you very much for the invitation. थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रकाश जी। और अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के वेबिनार की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय मनसा पांडे जी को। आप एजुकेशनल सलाहकार और टीचर कोच हैं। आपकी विशेषता ELT शिक्षा शास्त्र और जीवन कौशल प्रशिक्षण में है। आप मूल्यांकन विशेषज्ञ भी हैं जो CAER सेंटर फॉर असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च CBSE में प्रशिक्षक कैडर और कंटेंट डेवलपमेंट का नेतृत्व कर रही हैं। आप CBSE के लिए CCE, ELT, ASL और जीवन कौशल प्रशिक्षण में प्रमाणित संसाधन व्यक्ति हैं।
आप देश भर में मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिसमें आप आउट ऑफ द क्लासरूम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और 21वीं सदी के कौशल को सम्मिलित करती हैं। आप बहुविषयक योग्यता आधारित कला एकीकृत पाठ्यक्रम में विश्वास रखती हैं। सहोदया और प्रतिष्ठित सीबीएसई, आईबी और आईसीएसई स्कूलों में आपने 15,000 से अधिक शिक्षकों, शैक्षणिक प्रमुखों और प्रिंसिपल्स को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया है। आप अखिल भारतीय सेंटा टीचिंग प्रोफेशनल ओलंपियाड 2015 में नेशनल टॉपर रही हैं। आप एक अंतरराष्ट्रीय लेखिका हैं, जिनका चैप्टर एजुकेटिंग एडोलसेंस अराउंड द वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन और मेलबोर्न विश्वविद्यालय से प्रमाणित है। आप पियर्सन इंडिया और मधुबन पब्लिकेशन के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रही हैं। आप श्री की गौरवमयी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं मैम, और आपको मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित करते हैं। रिस्पेक्टेड मनसा पांडे जी। Thank you, Anita. It's an honor to be with all of you, such illustrious dignitaries here. Lovely presentation by Dr. Nagpal. डॉक्टर नागपाल ने क्रिएटिविटी की बात की और स्पेशली मेंशन किया केन रॉबिन्सन. केन रॉबिन्सन हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट गुरुज of education, I would say, in this century. And उन्होंने एक बात कही थी, which was very ironical. He said, schools kill creativity. His book was titled Schools Kill Creativity, and he backs it up with research, telling how actually schools, he of course was talking about schools in UK and US, but in general also he was saying how schools are systematically, how they pick up a child who is born creative, because creativity is an innate capacity. It is not created or taught, it exists. So and he goes on to talk about how schools do that. तो ऑल्सो डॉक्टर नागपाल ने बहुत अच्छी बात की, जो NEP भी बात कर रही है, ऑटोनॉमी की बात की, बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने की बात की. Now the thing is that I was just the other day reading an article which spoke about something called as benign neglect. So it just I got so interested because neglect, अगर आप बच्चों को neglect कर रहे हो तो वो benign कैसे हो सकता है? Because if you are neglecting children, it is going to be harmful. And then I read the article and it was about how just the opposite of helicopter parenting. हम किस तरह से अपने बच्चों को अब we plan everything for them. वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, वो बस्ता रख ले, खाना शांति से भी नहीं खाता, उसको ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वो ट्यूशन जाता है, फिर वापस आता है, फिर वो स्कूल का होमवर्क करता है, फिर वो ट्यूशन का होमवर्क करता है, फिर बीच में उसकी कोई कोडिंग की क्लास भी है, वीकेंड पे भी उसको कोई गिटार क्लास है, कोई पेंटिंग की क्लास है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उसको. We have planned our kids 24 hours to the last minute. Now, if we are going to structure our children's time and lives in such a manner, then there is going to be no time to think and reflect. It's going to be like having lunch immediately after breakfast and dinner immediately after lunch. You can just get indigestion. So if the human brain is not going to get that time to process things, to just be, they can't be creative. They can't become autonomous learners. I remember as a small kid, I was blessed with a house which was amidst a big garden. हमारा बहुत बड़ा garden था. अमरई थी, अमरूद का
एक ऑर्चर्ड था चीकू का, एंड स्पेशली ऑन संडेज आई वुड ईट ब्रेकफास्ट और मैं गायब हो जाती थी। मेरी माँ को पता नहीं रहता था कि मैं किस पेड़ पे चढ़ के क्या कर रही हूँ, गार्डन में क्या चल रहा है, और मैं लंच टाइम पे आती थी। Now when I think back, I think that was the best creative time that I ever got to figure things out on my own, in my head, and to be able to make sense of whatever I was learning on a daily basis. So I think teachers and parents should start neglecting their kids a little bit. They need to give that time. NEP is talking about 10 bagless days. And there is a reason why they are saying to have 10 bagless days. 10 bagless days means आप बच्चों को let them be. Let their neurons work. Let them make sense of the world around themselves in their own way. Emotionally, physically, mentally, they need to be given that space to grow and figure things out. We can't possibly cram so much in their lives when they're already so much. I mean, there's already, the pace is so crazy, so mind-blowing, that we ourselves as adults are not being able to keep up with the kind of changes that are happening. You can understand what's happening with the kids. They need that time to be given to just be. सांस लेने का उनको टाइम दीजिएगा. उनको, if they are sitting by the window and staring into the blue, let them be for that time. Don't plan everything to the last detail. That I find increasingly missing, because now the new parents, they want कि उनके बच्चे सब सीख जाए, सब उनको आ जाए, सब में वो अव्वल हो जाए, सब में उनको A+ मिले. Everybody should be, at the top there. Not possible and not necessary. That's now how the world works. So, great place to connect with all of you, and that's what I wanted to say. Thank you. थैंक यू सो मच मनसा जी. और आपने सच में एक नई परिभाषा दी है स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दें, वो जैसे है वैसा रहने दें. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. और अब हम चलते हैं समापन की ओर, और मैं आमंत्रित करती हूँ हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को कि वे हमारे आज के वेबिनार के सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें. आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा. नमस्कार. आज के हमारे वक्ता डॉक्टर नागपाल सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम बच्चों को असाइनमेंट शुरुआत करने की तो बात करते हैं, किंतु पूरा करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. शुरू करने के लिए तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पूरा करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यही वास्तव में जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है. आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रकाश मोघे जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय मानसा पांडे जी, आप दोनों के प्रेरणादायी उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं. जिन बच्चों ने हेम वर्च्यू में आज पार्टिसिपेट किया, एड्रेन ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव को साझा किया, और निश्चित रूप से ये हमारे अन्य बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा. आज के हमारे सभी गणमान्य अतिथि और उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं. धन्यवाद. पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम. नवजीवन मूल्यों को उद्देश्य बनाकर आरंभ की गई इस महायात्रा के नवम पुष्प की अंतिम एवं तृतीय कड़ी का विषय है इनर हार्मनी फॉर इनर पीस, जिसे आप सभी के समक्ष लेकर आएंगी हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर, एक उत्कृष्ट शिक्षाविद डॉक्टर विजयम रवि मैम. अगले बुधवार 3 फरवरी समय ठीक 5 बजे से, और
अब हम आज्ञा लेते हैं इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।